हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, जहां पर बिहार पुलिस के कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, वहां पर इसका लिंक फटाफट शेयर कर दीजिए। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन को एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए, 100 प्रश्न जो है बनाना होता है, उसका आंसर तैयार करना होता है और फिर करीब करीब 1 घंटे बोल करके आपके सामने लेकर के मैं आता हूँ। तो इतना मेहनत मैं करता हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स, एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं। यह हमारा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है और इसमें टोटल 100 वीवीआई क्वेश्चन, जैसे कि बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में कवर करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग इस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में कवर करते हैं। पहले ही प्रश्न से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि 1853-1856 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को इसका आंसर लाइव चैट में देकर के बताना है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्रीमिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। याद रखेंगे 1853 से 1856 के बीच यह युद्ध हुआ था, क्रीमिया का युद्ध। यह किसके मध्य हुआ था, किन के बीच लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, यह लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच में। और देखिए 1856 की, याद रखेंगे 1856 की पेरिस की संधि के तहत, 1856 की पेरिस की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, एडुटेरिया बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, अगर बिहार पुलिस की आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको दबा लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दूसरा प्रश्न है कि द लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है। आपको याद रखना है द लास्ट सफर जो चित्रकारी है, यह कृति किसकी है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, द लास्ट सफर और मोनालिसा। अब मोनालिसा से आप पकड़ लिए होंगे कि यह चित्रकारी किसकी है, तो यह लियोनार्डो द विंसी की है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा माइकल एंजेलो से संबंधित जो कृति है ये भी पूछा जाता है। देखिए द लास्ट जजमेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ द लास्ट जजमेंट, ठीक है, और द फॉल ऑफ मैन, ये दो कृतियाँ याद रखेंगे। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, ये किसकी कृति है, तो ये माइकल एंजेलो की है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न करेंगे कि अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। आसमान डैम यानी कि आसमान बांध जो है यह नील नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और अफ्रीका में आसवान डैम पर जो झील बनाई गई है, ये झील कौन सी है, तो ये नासिर झील है। नासिर पढ़िए, नासिर पढ़िए या नैसार झील पढ़िए। ठीक है, 3 तरीके से आपको नाम याद रखना है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए मैं कंटिन्यू आपके लिए मेहनत करता हूँ। 100 प्रश्न तैयार करना होता है, इसलिए थोड़ा सा विलंब होता है सेट आने में, लेकिन निश्चित रूप से यह सेट आपके लिए बड़ा ही उपयोगी है। तो सेट को पूरा लगाइए। और इसमें मैंने कट ऑफ जो है इसका मिनिमम 70 रखा हुआ है। 70 मैंने फिक्स किया हुआ है। आपको प्रयास करना है 70 प्लस लाने का। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आगरा के किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। अच्छा, एक प्रश्न तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये तो औरंगजेब ने करवाया था। और आगरा के किला में मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये शाहजहां ने करवाया था। अच्छा, आगरा के किला का निर्माण किसने करवाया था, तो आगरा के किला का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं।
उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ये प्रश्न जो है ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा कितने न्यायाधीश होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल 34 हो जाएगा। अगर आपसे लिखा पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 34 आंसर होता है। इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक सबसे बेस्ट रहेगा। ये विषय सूची में इस बुक में टोटल 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है। जो सबसे लेटेस्ट बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसका 5 क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर। साथ ही साथ देखिए इसमें टोटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं बुक्स की मैं बात कर रहा था। इन बुक्स को आप ले सकते हैं और अपनी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और ध्यान रखिएगा इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। कब? तो 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे भौतिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है? ये बिहार पुलिस में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा जा चुका है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स, यह सुनहरा अवसर जो आपको मिला है इसको जाने मत दीजिए। इतनी बड़ी वैकेंसी आई हुई है 21,391 पदों पर। फिर ये अवसर आपको दोबारा कब मिलेगा ये खुद आपको भी पता नहीं है। तो इसीलिए जी जान लगा दीजिए, जितना हो सके पढ़ाई करिए। 10-12 घंटे कम से कम रोज पढ़िए और डेली एक बढ़िया फुल सेट को लगाइए। एक ही सेट लगाइए पर रोज लगाइए और अच्छे लेवल के प्रश्नों का लगाइए। अगर आपको सेट पसंद आ रहा है हमारा तभी आप लगाइए, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप मत लगाइए। लेकिन मैं जो प्रश्न आपको यहाँ करवा रहा हूँ निश्चित रूप से यह बिहार पुलिस का ही पैटर्न है और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भौतिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है? अच्छा, भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो ये इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक जो है ये कहा जाता है पोलिडोनियम को। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान, यहाँ अलेक्जेंडर आप याद रखेंगे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और एक और नाम याद रखिएगा, और कार्ल रिटर को, और कार्ल रिटर को। ठीक है, हो सके ऑप्शन में आपको यही दिखेगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, लेकिन साथ साथ कार्ल रिटर का भी नाम याद रखेंगे। इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे कि लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? बिहार पुलिस के एग्जाम CSBC कंडक्ट करवाती है और CSBC के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे बिहार पुलिस का हो, फायरमैन का हो, मद्य निषेध का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, उन सब में जो है फ्रेंड्स वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है ये रचना किसकी है? तो ये वॉल्टेयर की रचना है। किसकी रचना है? वॉल्टेयर की रचना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए कमेंट करेंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? तो गुजरात गांधीनगर में है। ठीक है, गांधीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर है? सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक ये हैदराबाद में है। इसे भी आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिस्र की स्थानीय पवन है? इसमें से मिस्र के स्थानीय पवन का नाम आपसे पूछा जा रहा है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से मिस्र की जो स्थानीय पवन का नाम है ये कौन सा है? देखिए, चीनुक जो है, ध्यान से सुनिए, चीनुक जो है अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती है। यह एक प्रकार की गर्म हवा है। ठीक है, कहाँ पर? तो अमेरिका और कनाडा में। याद रखेंगे, फोन जो है, फोन आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से
नीचे उतरती हुई एक गर्म और शुष्क हवा है और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। हरमटन जो है, हरमटन सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली यह भी एक गर्म और शुष्क पवन है और गिनी तट पर इसको डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। गिनी तट पर हरमटन को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर हवा के नाम से। खमसिन जो है ये मिस्र की स्थानीय पवन है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। बताइए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। अच्छा, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो श्री ओम बिरला जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला स्पीकर तो फ्रेंड्स ये मीरा कुमार थी। ठीक है, लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? ये भी महत्वपूर्ण है, तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर साहब थे। ध्यान रखेंगे नाम। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो होता है ये लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हमारे देश में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये किया गया था 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान से पढ़िएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके देता है? राइट आंसर फटाफट कमेंट करिए मेरे प्यारे भाई बहन। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। हारना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार मेहनत करना है। मैं जहां रहता हूं मैं देख रहा हूं कि बिहार पुलिस के जो कैंडिडेट्स हैं कितने ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। सुबह में उठ के रनिंग भी करते हैं। शाम में जब मैं टहलने जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। 15-20 विद्यार्थी बैठ करके नियमित रूप से रोज़ ग्रुप डिस्कशन करते हैं और वहां पर वो सेट बनाते हैं। चलिए आप भी तैयारी करिए, अभी भी समय है, उठिए, जागिए और पढ़िए। चलिए बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके देता है? तो फ्रेंड्स देखिए, आर्टिकल 124(2), ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज राष्ट्रपति को पत्र लिख करके अपना इस्तीफा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो कार्यकाल होता है ये आपको पता है 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बना रहता है। और वहीं हाईकोर्ट पूछता तो 62 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यह अनुच्छेद जो है यह 324 है। कौन सा अनुच्छेद है? तो फ्रेंड्स यह अनुच्छेद 324 राइट आंसर हो जाएगा। 324 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वयस्क मताधिकार का जो है यह अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वयस्क मताधिकार जो है आर्टिकल 326 में है। ठीक है, अनुच्छेद 326 में। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेंगे। प्रश्न पढ़िए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से संबंधित है, मतलब राष्ट्रपति को दोबारा चुने जाने से संबंधित है? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा फ्रेंड्स। देखिए, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है 53 में कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है उसमें। ठीक है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। और अनुच्छेद 57 जो है यह राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता जो है इसी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? बताइए। अच्छा, उपराष्ट्रपति जो होता है ये तो आप जानते हैं कि ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। यह अनुच्छेद कौन सा है जरा आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह आर्टिकल जो है यह आर्टिकल 64 है। यह आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 64 है। ठीक है,
अनुच्छेद 65 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 65 जो है इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति का अगर पद खाली है किसी कारणवश तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 65 में है यह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन, ठीक है। 11 नवंबर के दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे उन्हीं के जन्म दिवस का अवसर पर मनाया जाता है और ये 2008 से मनाया जा रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए शिलोंग जो है ये कहाँ की राजधानी है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। गंगटोक कहाँ की राजधानी है, तो गंगटोक जो है ये सिक्किम की राजधानी है। दिसपुर कहाँ की राजधानी है, तो दिसपुर असम की राजधानी है। और इम्फाल कहाँ की राजधानी है, तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, ठीक है। चलिए स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। देखिए स्वेज नहर खुला कब था, तो 1869 में। स्वेज नहर कहाँ पर है, तो मिस्र में है, ठीक है। चलिए ये जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर के माउंट एटना क्या है। माउंट एटना क्या है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। माउंट एटना जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है यह एक। और माउंट एटना जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह इटली में है। कहाँ पर है, इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है माउंट एटना, क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कोलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। कोलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। कोलगार्डी जो है ये कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कोलगार्डी जो है यह सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो सोना खनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलगार्डी और कालगुरली, ठीक है, याद रखेंगे, सोना खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। पूर्व मीमांसा पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए ये वादरायण जो है, ये वादरायण यह उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। जैमिनी जो है ये पूर्व मीमांसा के हैं। चार्वाक जो है ये चार्वाक दर्शन के हैं। गौतम जो है ये न्याय दर्शन के हैं। सांख्य दर्शन के कौन है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, ठीक है, कपिल याद रखिएगा। और योग दर्शन के पतंजलि हैं, याद रखिएगा, पतंजलि, ठीक है, सभी को ध्यान रखिएगा। वैशेषिक दर्शन के कौन है, तो उलुक है, या फिर इनको कनाद भी नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं। इसी तरह के प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाता है। फ्रेंड्स एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ मगर आप लाइक नहीं करते हैं और ना ही आप लोग शेयर करते हैं, बस आते हैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। थोड़ा सा सहयोग करिएगा। चलिए गुरु दक्षिणा में मैं आपसे कुछ मांगता भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं आपसे लाइक मांगता हूँ और एक शेयर मांगता हूँ। चलिए पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन जो है यह अधिकतर मिलते हैं कहाँ पर। अच्छा भारत में किस प्रकार के वन अधिकतर पाए जाते हैं, तो भारत में अधिकतर जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। इनको मानसून वन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और पृथ्वी पर प्रश्न में पूछा गया कि घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं, तो फ्रेंड्स यह जो मिलते हैं यह विषुवत रेखा के पास में पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं, तो विषुवत रेखा के पास हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः मिलती है। देखिए मुख्यतः पूछा गया, वैसे द्रविडियन प्रजाति जो है यह मध्य भारत में भी पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये पाई जाती हैं दक्षिण भारत में। कहाँ पर फ्रेंड्स, दक्षिण भारत राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। गंगा नदी के किनारे स्थित जो है इसमें से कौन सा शहर नहीं है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और फटाफट आंसर कमेंट करेंगे बिना समय बर्बाद किए हुए। चलिए बताइए कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो ये जो शहर है ये उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो है ये भागीरथी नदी के किनारे है, यह भागीरथी नदी के किनारे। बाकी कानपुर, भागलपुर, फतेहपुर, ठीक है, वाराणसी, याद रखिएगा, पटना, ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित है।
चलो उसके बाद देखिएगा कि सेब्र की संधि हुई थी। सेब्र की संधि कब हुई थी? चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेब्र की संधि कब हुई थी? सेब्र की संधि कब हुई थी? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सेब्र की संधि कब हुई थी? देखिए सेब्र की संधि जो है यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। बताइए, अब तो मैंने बता दिया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सेब्र की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 अगस्त 1920 को हुई थी। यह एक प्रकार की अपमानजनक संधि थी जो कि तुर्की के साथ किया गया था। बहुत ही अपमानजनक संधि थी जो कि तुर्की के साथ किया गया था 10 अगस्त 1920 को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, और पादप का कवक किसको कहा जाता है? तो पादपों का कवक जो है ये कहा जाता है थैलोफाइटा को। किसको कहा जाता है? थैलोफाइटा या थैलोफाइट्स कह लीजिए, थैलोफाइट्स, ठीक है, या थैलोफाइटा को। क्लियर है? थैलोफाइटा के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से शैवाल आते हैं, कवक आते हैं। शैवाल भी आता है इसके अंतर्गत, कवक भी आता है। और पादप जगत का उभयचर कहा जाता है किसको? तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूबंधित नदी जो है इसमें से कौन सी है? चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह जो नदी है यह लूनी नदी है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है लूनी नदी, और कच्छ के रण में जाकर के ये समाहित हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि रेगुर किस नाम से जाना जाता है? रेगुर एक प्रकार की मिट्टी होती है और यह जानी जाती है किस मिट्टी के नाम से? तो यह काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कपास की खेती के लिए यह सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कि संक्षेप में ट्रिम्स का अर्थ आपको बताना है। TRIMS, TRIMS यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा? पहले आंसर कमेंट कर दीजिए, फिर मैं बता देता हूं आपको। TRIMS फुल फॉर्म होता है इसका ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड, यहां मैं लिख देता हूं भाई, देखिए ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? व्यापार संबंधी निवेश उपाय। ठीक है, व्यापार संबंधित निवेश उपाय यहां पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना जो है ध्यान रखेंगे कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये 1 सितंबर 1956 को हुई थी। 1956 LIC की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स मुंबई में है LIC का हेडक्वार्टर। चलिए उसके बाद देखिए विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? कमेंट करेंगे सभी लोग इसका आंसर। फ्रेंड्स ये जो कहलाती है ये हॉट मनी कहलाती है, जिसको कि हिंदी में गर्म मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? पुष्पन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन सा हार्मोन है? तो ये हार्मोन जो है फ्रेंड्स, यह हार्मोन पुष्पन के लिए फ्लोरोजिन्स है। अच्छा, फलों के पकाने में जो सहायक हार्मोन होता है ये एथिलीन होता है। एथिलीन जो होता है एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ट्राउमेटिन जो है यह पादप जो घायल कोशिका है, कह सकते हैं कि पादपों के घाव भरने में सहायक होता है ट्राउमेटिन। ठीक है, साइटोकाइनिन यह पादपों के कोशिका विभाजन में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो है पादप हार्मोन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि बिहार में लोकसभा की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से सुनिए, बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट है। इसमें से 38 सीट जो है ये SC के लिए रिजर्व है और 2 सीट जो है ये ST के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर पूछेगा कि बिहार में विधानसभा के लिए आरक्षित सीट तो 40 हो जाएगा, 38 SC और 2 ST के लिए। लेकिन यहाँ लोकसभा पूछा गया, लोकसभा में 6 सीट SC के लिए रिजर्व है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लोकसभा के बिहार में 40 सीटें हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, NGT की स्थापना कब हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी?
तो फ्रेंड्स एनजीटी की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। देखिए फ्लोएम उत्तक और जाइलम उत्तक ये दोनों उत्तक किस प्रकार के उत्तक के उदाहरण है, तो ये पादपों में पाए जाने वाले जटिल उत्तक के उदाहरण है। जटिल उत्तक, ठीक है, फ्लोएम और कौन सा, जाइलम। देखिए जाइलम का भाग जो होता है ये कौन कौन सा होता है, तो जाइलम का भाग होता है ट्रेकिड। ट्रेकिड होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं वाहिनिकाएं। क्या कहते हैं, वाहिनिकाएं, ये जाइलम का भाग है। उसके बाद वाहिकाएं, वाहिकाएं अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वेसल्स। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, वेसल्स कहा जाता है। ठीक है, एक है जाइलम तंतु, जाइलम तंतु जिसको कि अंग्रेजी में जाइलम फाइबर कहा जाता है। ठीक है, जाइलम फाइबर्स कहा जाता है। और एक है जाइलम मृदुतक जिसको कि जाइलम पैरेन्काइमा कहा जाता है। तो ये चार जो हैं ये जाइलम का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर वाहिनिकाएं हो जाएगा, यह जाइलम का पार्ट है, फ्लोएम का नहीं है। फ्लोएम का चालनी नलिकाएं जिसको कि सीओट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीओट्यूब्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सह कोशिकाएं जिसको कि कंपेनियन सेल कहा जाता है। फ्लोएम तंतु जिसको कि कहा जाता है, फ्लोएम तंतु को क्या कहा जाता है, फ्लोएम फाइबर कहा जाता है। और एक इसका और पार्ट है फ्लोएम मृदुतक यानी कि फ्लोएम फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाहिनिकाएं जो है ये जाइलम का नहीं है, जाइलम का भाग है, ये फ्लोएम का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जल का परिवहन जाइलम करता है और भोज्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम करता है। चलिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या फिर अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो भी याद रखना है, और हिंदी दिवस पूछेगा तो भी याद रखना है, 14 सितंबर के दिन। और एक है राष्ट्रीय हिंदी तो हो गया, एक है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस पूछेगा, विश्व हिंदी दिवस तो याद रखना है ये 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ये मैंने आपको बता भी दिया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरिया की राजधानी कहाँ पर है। सीरिया की राजधानी कहाँ पर है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीरिया की राजधानी कहाँ है, तो फ्रेंड्स सीरिया की राजधानी जो है ये दमिश्क है। कहाँ पर है, दमिश्क या दमास्कस लिखा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में आपको ऐसे दमिश्क लिखा मिलेगा, दमिश्क। ठीक है, और अंग्रेजी में दमास्कस लिखा जाता है, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूएनएचआरसी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूएनएचआरसी इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, 2006 में इसका फाउंडेशन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। राज्य सूची के अंतर्गत इसमें से कौन सा विषय नहीं आता है, चलिए फटाफट आंसर कमेंट करिएगा, आसान प्रश्न है। कौन सा इसमें से राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो देखिए इसमें से कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, पुलिस भी आएगा, परिवार नियोजन नहीं आएगा, पशुपालन भी आता है राज्य सूची में, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, वन, नापतवल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, थोड़ा सोच लीजिए फिर आंसर दीजिए। देखिए, उछाल की मात्रा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करती है। उछाल की मात्रा जो है यह ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्य की जिस गुण के कारण उपरोक्त बल कार्य करता है यही गुण उत्क्षेप कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, उत्प्लावन बल का परिमाप ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए उत्प्लावन का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको याद भी होगा। चलिए, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य है। वोल्टीय सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कॉपर होता है और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक होता है। ठीक है, जिंक अमालगम का प्रयोग किया जाता है। और इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही गंधकाम्ल कहा जाता है। ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 43 नंबर है कि सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है। सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है, बताइए। नेफ्रॉन जो है ये विक्र की, किडनी की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, बताइए। कोशिका हो जाएगा इसका राइट आंसर।
ठीक है, कोशिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और न्यूरॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है, जरा आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कई बार मैंने आपको बताया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तंत्रिका की। किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर टी सेकंड समय लगता है। अच्छा, अब देखिए उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ h इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपको याद है, हाफ जी टी स्क्वायर होता है। क्लियर है। पहले में करें कि 30 मीटर से, यानी कि हाइट 30 मीटर है, 30 मीटर से इसको गिराने में नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 30 दूना 60 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो 60 इधर हो गया और जी आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, ये स्क्वायर हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 60 रूट अंडर 60 बटा जी हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला इक्वेशन याद रखना आपको, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 60 बटा जी हो जाएगा। दूसरा करें कि उसी वस्तु को 120 मीटर ऊपर से, ठीक है, उसी वस्तु को 120 मीटर ऊपर से, हाफ जी, और इसको हम लोग टी डैश मान लेंगे, टी डैश स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, उसको हम लोग टी माना था, इसको टी डैश मान लीजिए। तो ये टी डैश इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू, तो 12 दूना 24, 240 हो जाएगा और बटा जी हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, जैसे मैंने उसको निकाला था। अब करेंगे क्या, टी डैश बटा टी कर दीजिए। ठीक है, टी डैश बटा टी कर दीजिए, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 रूट अंडर 40, ठीक है, बटा जी रूट अंडर में ही गुना, अब ये ऊपर जाएगा तो जी बटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, जी बटा 60 हो जाएगा। इसको भाई सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर 4 आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि 2t इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए, उसके बाद 45 नंबर है कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग कम होता है। आपको पता है कि ध्वनि का वेग अधिकतम ठोस में होता है। ठीक है, ये तो आप भली भांति जानते हैं। चलिए बताइएगा, इसमें से ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होगा। तो इसमें सबसे कम ध्वनि का वेग जो होगा ये किस में होगा फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे कम जो होगा ये आपका वायु में होगा। किस में होगा, वायु में इसमें सबसे कम होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -3 मिलीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर 1 बटा, हम इसको कैसे लिखेंगे, तो 1 बटा ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 3 जीरो होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 3 जीरो, 3 मतलब अंक के बाद डेसिमल, तो 1 0 0 ये वाला होना चाहिए। ठीक है, यही है ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होनी चाहिए। आदर्श वोल्टमीटर और एक आदर्श एम मीटर का प्रतिरोध पूछा जाता है। तो देखिए, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो होनी चाहिए ये कितना होना चाहिए, तो ये अनंत होना चाहिए, अनंत राइट आंसर हो जाएगा। और आदर्श एम मीटर की कितना होना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि मुख से निकली लार पाचन करती है। मुख से निकली लार पाचन करती है, तो देखिए फ्रेंड्स, मुख से निकली लार यह पाचन करती है मंड का, स्टार्च का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मंड हो जाएगा। और आपको पता है कि मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए ये जो लार है इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, तो याद रखेंगे, इसमें टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। स्टार्च को यानी कि मंड को शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे 49 नंबर की, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यह पेड़ कौन सा है जिसका छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये दालचीनी है। ठीक है, याद रखिएगा, दालचीनी पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसका दालचीनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए लवंग जो है यह पुष्पकली होता है। लवंग क्या है, पुष्पकली है। केसर क्या है, केसर वर्तिकाग्र है। चलिए निम्न में से कौन कीटहारी पादप है, यानी कि कीटभक्षी पादप है। तो कुछ मैं कीटभक्षी पादप के नाम बता रहा हूँ, पहले आप इसका आंसर कमेंट करिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। चलिए कीटभक्षी पादप का कुछ नाम याद रखिएगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ डायोनिया। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँ डायोनिया, डायोनिया और ड्रोसेरा, डायोनिया ड्रोसेरा। ठीक है, और एक याद रखिएगा ब्रोसिनिया।
ब्रोसिनिया, ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ड्रोसेरा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का फुल फॉर्म क्या है, विस्तारित रूप क्या है। कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या, एक्टिव सर्वर पेजेस। एक्टिव सर्वर पेजेस राइट आंसर हो जाएगा। अपना अपना स्कोर आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु इनमें से कौन सी है, इनमें से सबसे कठोर धातु जो है ये कौन सी है। तो ये कठोर धातु जो है ये कौन सी धातु है, तो याद रखेंगे इसमें प्लेटिनम सर्वाधिक कठोर धातु है। ठीक है, प्लेटिनम राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटिनम को क्या कहा जाता है, तो प्लेटिनम को जो है याद रखेंगे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को 1965 में। ठीक है, मलयालम के थे ये, मलयालम भाषा के थे ये कवि। चलो उसके बाद देखिए कोशिका के 4 अवयव, उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतुओं की कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका के 4 अवयव में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ये 4 अवयव नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि पौधे की कोशिकाओं में तो पाया जाता है बट जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो ये क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ दूसरा अंतर यह भी है कि जो पादप कोशिका हैं उनमें लवक यानी कि प्लास्टिड्स पाया जाता है और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है बट पादप कोशिका में पाया जाता है। चलिए नींबू में डाइबैक रोग जो होता है यह किसकी कमी से होता है। नींबू में डाइबैक रोग, ठीक है, नींबू में डाइबैक रोग जो है किसकी कमी से होता है। नींबू में डाइबैक रोग और लिटिल लीफ रोग, एक नींबू में होता है लिटिल लीफ रोग। बताइए डाइबैक रोग और लिटिल लीफ रोग ये जो होता है ये नींबू में होता है कॉपर की कमी के कारण। ठीक है, अच्छा धान में खैरा रोग होता है, धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी के कारण। ठीक है, जिंक की कमी के कारण। और मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी के कारण, ध्यान रखिएगा। चलिए 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा KEDA यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये क्या पढ़ेंगे आप, इसको कीड़ा पढ़ेंगे। जब हमने कीड़ा को एक पानी भरे गिलास में डाला, इस गिलास में क्या है पानी है, तो ये पानी में नहीं घोला, तो फिर हमने क्या किया कि हमने एक वसा से भरे गिलास में कीड़ा को डाला तो कीड़ा जो है वसा में घुल गया। कन्फ्यूजन इसी में ना होता है ना, कौन सा पानी में घुलनशील है और कौन वसा में घुलनशील है। तो 2 गिलास हमने लिया, एक पानी वाला और एक वसा वाला। पानी में कीड़ा नहीं घुला और वसा में कीड़ा घुल गया। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कीड़ा से आपको याद रखना है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये जल में घुलनशील नहीं है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अब बच गया विटामिन बी और विटामिन सी। ये विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो यहाँ देखिए बी दिया गया है, बी और सी है। बाकी कीड़ा KEDA कहाँ पर है, वसा में घुलनशील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि जरदोजी कढ़ाई यह एक प्रकार की कपड़ा पर कढ़ाई करने की कला है। जरदोजी कढ़ाई यह किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। जरदोजी कढ़ाई यह किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी, तो उस समय जब अकबर के समय ये लोकप्रिय हुई थी उस समय सोने की कढ़ाई होती थी। ठीक है, इसीलिए जरदोजी कढ़ाई यानी कि सोने की कढ़ाई इसको कहा जाता है। तो ये अकबर के समय में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर देखिए कि मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। मनुष्य का हृदय जो है जिस झिल्ली के द्वारा घिरी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक परिधान है। मेखला चादर जो है यह किस राज्य की पारंपरिक परिधान है। चलिए फटाफट आंसर कमेंट करिए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। देखिए मेखला चादर जो है ये असम की पारंपरिक परिधान है, असम राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य रूपों का उदाहरण निम्न में से किसमें मिलता है। भारतीय नृत्य रूपों का उदाहरण जो है इनमें से किसमें मिलता है, चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से किसमें मिलता है, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये मिलता है नाट्य शास्त्र में। किसमें मिलता है, नाट्य शास्त्र में भारतीय नृत्य रूपों का उदाहरण मिलता है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया है, तो भरत मुनि ने किया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना किया है। चलिए देवदास उपन्यास किसने लिखा है, देवदास उपन्यास को लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय याद रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला लिखा है। मधुशाला किसने लिखा है, मधुशाला को लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन याद हो जाएगा। अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ कृतियां याद रखेंगे, गीतांजलि, उसके बाद याद रखिएगा गीतांजलि के बाद इन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन भी लिखा है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का गबन गोदाम नमक का दारोगा बड़ा पूछा जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया था। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जो है यह आरबीआई ने किया था। ठीक है, 2006 में, 2006 आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में आरबीआई के कौन है, गवर्नर हैं। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव, देखिए आ गया ना प्रश्न, इसीलिए मैं बोलता हूं जो मैं बताऊंगा उससे ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है, तो ये स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। कौन है भाई, तो ये स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। ठीक है, राइट आंसर स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएगा। वीएस रमा देवी जो हैं ये पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन, चलिए बताइए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो फ्रेंड्स ये लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, प्रथम व्यक्ति, प्रथम प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया ये कौन थे, तो पंडित नेहरू जी थे। और प्रथम राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिया गया ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि बैडमिंटन का जाल केंद्र, ठीक है, में कितना ऊंचा होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है ये यानी कि जाल केंद्र में कितना ऊंचा है, केंद्र में सेंटर में पूछा गया, ध्यान दीजिए। देखिए बैडमिंटन का जो जाल होता है ये 5 फीट 1 इंच ऊंचा होता है, 5 फीट 1 इंच यानी कि 5.1 फुट हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। मीटर में अगर बात करें तो 1.55 मीटर होता है। इसकी कुल लंबाई अगर पूछेगा तो 22 फीट होता है, 22 फीट इसकी लंबाई होती है। ठीक है, लेकिन केंद्र में ये थोड़ा सा कम होता है, केंद्र में ये 5 फुट का होता है। ठीक है, चलिए किसने लगातार छठे वर्ष ADT या मैं लिखता हूँ ADT अवार्ड 2023 जीता है। ADT का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, यह अवार्ड जीता है NTPC ने। किसने, NTPC ने, याद रखिएगा। 68 नंबर है कि किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है किसने, तो इंडियन रेलवे ने। किसने किया है, इंडियन रेलवे ने, भारतीय रेल ने। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कौन सा देश है जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यह देश जो है ये कांगो गणराज्य है। कौन सा है, कांगो गणराज्य। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है। तो देखिए अब इसको घटा करके, ठीक है, 93 दिन से घटा करके इसको महज 16 दिन कर दिया गया है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है। अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। चलिए दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दामिनी का मतलब बिजली होता है, विद्युत होता है, तो चपला होता है इसका पर्यायवाची शब्द। उसके बाद सौदामिनी भी होता है। ठीक है, सौदामिनी भी होता है, याद रखिएगा। चंचला भी होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तो ये चपला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तरणी, ये तरणी जो है ये पर्यायवाची होता है नौका का, नाव का, डोंगी का। ठीक है, सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। दिए गए शब्दों में से नदी का समानार्थी शब्द, तो देखिए आ गया ना, अभी मैंने बताया था सरिता राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा प्रत्यक्ष का विलोम आपसे पूछा गया है। प्रत्यक्ष का विलोम जो होता है ये परोक्ष होता है। क्या होता है, परोक्ष होता है, परोक्ष हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। उपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अपेक्षा का बड़ा पूछा जाता है। अपेक्षा का क्या होता है विलोम, उपेक्षा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। कलम न रुकना यानी कि लगातार लिखते रहना। कलम कसाई, कलम तोड़ने वाला, ऐसा नहीं। कलम कसाई का मतलब होता है
क्रूरतापूर्वक लिखने वाला, ठीक है। तो ये वाला जो है गलत दिया गया है, ऑप्शन बी, बाकी सारे सुमेलित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चतुष्कोण कौन सा सही लिखा गया, बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे चतुष्कोण, ऑप्शन डी में जो लिखा गया है चतुष्कोण, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य है कि उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी, बताइए। उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी, मैत्रता नहीं मित्रता थी, क्या होगा यहाँ पर मित्रता होगा, घनिष्ठ मित्रता थी, ठीक है, मित्रता थी। तो ये वाला पोर्शन एरर है। चलिए अगला प्रश्न हमारे कि रिक्त स्थान को भरना है। विपत्ति में खाली स्थान दिया गया से काम लेना चाहिए। विपत्ति में संयम से काम लेना चाहिए, विपत्ति में धैर्य से काम लेना चाहिए, विपत्ति में साहस से कार्य लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा धैर्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो देखा ना जा सके, जो देखा ना जा सके उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे अदृश्य। क्या कहेंगे, अदृश्य कहेंगे, ठीक है। अदम्य का मतलब क्या होता है, जो दबाया ना जा सके, ठीक है, जो दबाया ना जा सके, ठीक है। स्थिर दृष्टि वाले के लिए अनिमेष कहा जाता है, और न जाना हुआ को अज्ञात कहा जाता है। जो जाना ही ना गया हो उसको अज्ञात कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह पंक्ति किस काव्य की है। यह पंक्ति जो है किस काव्य की है। कामायनी, साकेत, यशोधरा, आंसू किसकी है। तो फ्रेंड्स यह मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा की यह पंक्ति है, ठीक है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, याद रखिएगा। चलो उसके बाद हमारा कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है। प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है मुल्ला दाऊद, ठीक है, मुल्ला दाऊद, ध्यान रखेंगे। 81 नंबर है। इंग्लिश का प्रश्न यहाँ से है कि सी हैज़ बीन सपोर्टिंग हर फैमिली, खाली स्थान दिया गया हर हस्बैंड्स डेथ, बताइए। सी हैज़ बीन सपोर्टिंग हर फैमिली सिंस हर हस्बैंड्स डेथ, यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स डेट हैज़ एवर लिव्ड। देखिए सही बोलने का अभ्यास है, तो हैज़ की जगह मैंने हैव बोल दिया था, इसलिए यहाँ पर डेट हैज़ नहीं होगा, डेट हैव एवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि दिया गया है, हैज़ की जगह हैव का इस्तेमाल होगा। चलिए फाइंड आउट द, यहाँ पर भी वही प्रश्न है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टाम्प्स एज ए हॉबी। अगर एरर नहीं है तो यहाँ पर नो एरर पर आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इस पार्ट में एरर कहाँ पर है, तो इसमें कहीं भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट वाक्य दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है। देखिए सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ़ यू कीप योर हेड। ये कीप योर हेड का मतलब है, यही तो है आपका एंटोनियम बताना। यहाँ अंडरलाइन पार्ट जो है यही वाला रहेगा, छूट गया है यहाँ पर अंडरलाइन करना इसको। तो इसका मतलब कीप योर हेड का मतलब होता है शांत रहना, यानी कि कीप काम होगा, ठीक है। कीप काल्म यानी कि शांत रहना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए तो करेक्ट आंसर कीप काम, रिमेन काम हो जाएगा, कीप काम, रिमेन काम। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एंटोनिम बताना है रिपल्सिव का। रिपल्सिव का मतलब होता है विकर्षण, तो इसका उल्टा आकर्षण हो जाएगा, यानी कि अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि फिक्सिशियस का आपको यहाँ पर सिनोनिम बताना है। तो देखिए फिक्सिशियस का मतलब काल्पनिक होता है और फॉल्स का मतलब झूठा होता है, ठीक है। तो यहाँ सिनोनिम वही ना होगा, काल्पनिक, झूठा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा, यहाँ पर अल्टरनेटिव जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बॉडी ऑफ सिंगर्स। इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा इसका, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको क्वायर कहा जाता है। क्वायर राइट आंसर हो जाएगा, इसको क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, क्यूनिन टेस्ट बीटर, क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो क्यूनिन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड। इसका बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट बताना है। यहाँ पर इनडायरेक्ट दिया गया है, इसका डायरेक्ट बदलना है। तो आई सेड हाउ मेनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड, ये वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। चलो उसके बाद 90 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी वेट फॉर मी हियर, ही आस्क्ड मी टू वेट फॉर हिम देयर,
ही आस्क्ड मी टू वेट फॉर हिम देयर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह पाक जल डमरू मध्य है। उसके बाद देखिए उबेर कप का संबंध किस खेल से है। उबर कप का संबंध जो है यह किस खेल से है। जल्दी आंसर कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर इसका क्या होगा, बैडमिंटन से है। ठीक है। चलिए 93 नंबर है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, लुम्बिनी में। और इनका महापरिनिर्वाण जो है ये कुशीनगर में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। त्रिपिटक किसकी धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक यह बौद्धों की धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर है कि बराह मिहिर थे। बराह मिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे और एक प्रसिद्ध क्या थे, तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद थे। तो यहाँ पर देखिए खगोलविद दिया गया है। ठीक है, एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपम झील बिहार के किस जिला में स्थित है। अनुपम झील जो है ये बिहार के कहाँ पर है, ककोलत जलप्रपात नवादा में है, याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो कांवर झील कहाँ पर है, बेगूसराय में है। सरयामन झील कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में सरयामन झील है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुपम झील कैमूर में है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि विभ्रंश घाटी बनती है। विभ्रंश घाटी जो है ये बनती है, तो ये दो भ्रंश के बीच में बनती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो अस्पा और सी अस्पा की प्रथा किसने शुरू किया था। दो अस्पा और सी अस्पा प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत इसकी स्थापना किया था किसने, जहांगीर ने। दो अस्पा और सी अस्पा की स्थापना। 99 नंबर है कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। तो ये कहा जाता था अब्दुल जैनुल आबिदीन को। यहाँ पर देखिए जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट है और 100 नंबर क्वेश्चन है। अभी अपना स्कोर आप कमेंट कीजिए पहले। चलिए बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ पर हुई थी, तो फ्रेंड्स ये तक्षशिला में हुई थी, जहाँ पर अशोक किसने भेजा था। ठीक है। चलिए स्कोर कमेंट कर दीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर